जरा सोचो, अगर सुपर हीरोज इंसानों के रक्षक नहीं बल्कि उनके दुश्मन बन जाएं तो क्या हो। अगर वो कानून से भी बड़े बन जाएं, जहां सिर्फ उनका ही राज चलता हो और वो खुद को गॉड मानने लगे। जी हाँ, ऐसे ही एक सुपर विलेन जैसा सुपर हीरो है जिसका नाम है होमलैंडर, जो पूरी दुनिया को अपनी जूती की नोक पर रखना चाहता है और चाहता है कि सब लोग सिर्फ उसी की पूजा करें। अब क्या उसका ये सपना पूरा हो पाएगा या फिर उसके खुद के ही साथी उसके दुश्मन बन जाएंगे? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो शुरू करने से पहले ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कहानी की शुरुआत होती है एक मीटिंग से, वाट इंटरनेशनल की वो सालाना मीटिंग, जिसका माहौल इस समय बहुत ही गर्म है। चारों तरफ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर बैठे हुए हैं। तभी वहां पर एंट्री लेता है नीली ड्रेस पहने और अमेरिकन झंडे वाला वो शख्स जिसको दुनिया अपना रक्षक मानती है और उसका नाम है होमलैंडर। वो बड़े ही गर्व के साथ स्टेज पर खड़ा होता है, जिसको देखकर सब लोग पागलों की तरह तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन इसी भीड़ में एनी भी मौजूद थी और वो अपनी पहचान छुपाकर यहाँ पर आई थी। फिर एनी अपने साथियों की तरफ देखकर धीरे से कहती है कि मुझे अपनी टीम से अलग होना होगा ताकि हम अपने मिशन स्टारलाइट को अंजाम दे सकें। एनी को लगता है कि वो सुरक्षित है, लेकिन उसको नहीं पता था कि ऊपर से कोई उसको देख रहा है। दरअसल ब्लैक नायर इस समय एनी के ऊपर नजर रखे हुए था। दूसरी तरफ होमलैंडर स्टेज पर खड़े होकर लोगों का दिमाग घुमाने में लगा था। वो बड़े ही आत्मविश्वास से झूठ बोलता है और सारा इल्जाम स्टारलाइट ग्रुप के ऊपर डालने लगता है और कहता है कि उन्होंने शहर में गुंडागर्दी मचाई और वो लोग मासूमों को मार रहे हैं। मैं ये ऐलान करता हूँ कि हमारी टीम द 7 इन बदमाशों का खात्मा कर देगी और हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। इस समय उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रहा हो। दूसरी तरफ एनी और उसकी टीम एक रूम में छुपकर वोट के सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहे थे ताकि होमलैंडर की सच्चाई दुनिया के सामने आ सके। तभी अचानक से दरवाजा चीरते हुए एक तेज धार वाली कटाना तलवार अंदर आती है और उसको देखकर एनी चौंक जाती है। फिर वो अपने दोस्तों को कहती है, लगता है हम पकड़े गए क्योंकि ब्लैक नायर यहाँ पर आ चुका है। फिर वो अपने दोस्तों को कहती है, तुम सिस्टम को हैक करो, मैं बाहर जाकर उसको रोकती हूँ। फिर एनी खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी बिजली वाली ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो परेशानी में कहती है कि लगता है मैं अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रही क्योंकि ये स्क्रीन सारी एनर्जी खींच रही है। लगता है अब मुझे बिना किसी सुपर पावर के ही उस शैतान से लड़ना पड़ेगा। अब एक तरफ तो रूम के अंदर एनी ब्लैक नायर से भिड़ रही थी और दूसरी तरफ स्टेज पर होमलैंडर बड़े ही आराम से अपना भाषण दे रहा था और इन्वेस्टर्स को अपना मुनाफा बता रहा था। तभी एनी अपनी पूरी कोशिश करती है ब्लैक नायर को रोकने की, लेकिन तभी एक शार्प स्टार नाइफ उसके दोस्त के हाथ में आकर घुस जाता है। ये देखकर एनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। फिर वो दौड़कर आती है और पूरी ताकत से ब्लैक नायर के प्राइवेट पार्ट पर एक जोरदार लात मारती है, जिसके कारण वो दर्द से तड़प उठता है और वहीं पर ढेर हो जाता है। इतने में एनी की टीम सिस्टम में एक वीडियो अपलोड कर देती है। तभी ऑडिटोरियम में बड़ी स्क्रीन पर फ्लाइट 37 वाला कांड चलने लगता है, जिसको देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। स्क्रीन पर दिखाई देता है कि क्वीन मेव लोगों को बचाने की गुहार लगा रही है, लेकिन होमलैंडर उन सबको मरने के लिए छोड़ देता है। होमलैंडर गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, मैं किसी को भी नहीं बचाऊंगा, इसलिए सब लोग पीछे हट जाओ वरना मैं अभी की अभी तुम सबका खेल खत्म कर दूंगा। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसकी आंखों में से लाल लेजर निकलने लगती है। ये देखकर हॉल में बैठे सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। अब होमलैंडर का गुस्सा भी 7वें आसमान को छू जाता है और उसकी आंखें फिर से लाल होने लगती हैं, लेकिन जैसे तैसे वो खुद पर काबू पा लेता है। तभी सिस्टर सेज मीडिया के सामने आती है और इस पूरे मामले पर सफाई देने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ वाट इंटरनेशनल की मीटिंग में जैसे ही वीडियो चलती है, चारों तरफ हल्ला मच जाता है और लोग डरने लगते हैं, लेकिन वाट के पास हर झूठ का तोड़ था। तभी व्हाइट हाउस में बैठी एशले, जो अब वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी है, तुरंत मीडिया के सामने आती है और एक नया ही झूठ फैला देती है। वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलती है कि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि जो वीडियो आपने देखी वो नकली है और AI का इस्तेमाल करके बनाई गई है और हो ना हो इसके पीछे स्टारलाइट ग्रुप का ही हाथ
बात है ताकि वो हमें बदनाम कर सके। लेकिन मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के मसीहा की इमेज को खराब करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ वोट के हेडक्वार्टर में सिस्टर सेज बड़े ही सुकून से बैठी हुई थी, क्योंकि उसको पता है कि दुनिया को कैसे उल्लू बनाया जाता है। फिर वो होमलैंडर की तरफ देखती है और स्माइल करके कहती है, मैं जानती थी कि ये लोग ऐसा ही कुछ करेंगे, इसलिए मैंने और एशले ने पहले से ही प्लान तैयार कर लिया था। मैंने इंटरनेट पर इतनी सारी फेक न्यूज और नकली वीडियोस फैलाई हैं कि अब अमेरिकन लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। और हमारा स्टॉक प्राइस भी आधा ही पॉइंट गिरा है, इसलिए फिक्र की कोई भी बात नहीं। लेकिन होमलैंडर अभी भी गुस्से में था, क्योंकि बड़े बड़े न्यूज चैनल्स की हेडलाइन में अभी भी उसको कातिल ही बोला जा रहा था। फिर होमलैंडर टीवी की स्क्रीन की तरफ इशारा करके गुस्से में कहता है कि एनएनसी वाले मुझे खूनी बोल रहे हैं। इनका कहना है कि मैंने अपने ही बेटे रायन को मार दिया, जबकि मैं जानता हूं कि वो एक बोर्डिंग स्कूल में सुरक्षित है। फिर वो सेज की तरफ देखकर बोलता है कि क्या तुमने अभी तक अपने दिमाग का इलाज नहीं करवाया? तुमने मुझे कहा था कि सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, तो फिर स्टारलाइट बिल्डिंग के अंदर कैसे घुसी? तुम जानती हो ना ये मेरी बेइज्जती है और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा मजाक उड़ाए और मुझ पर मीम बनाए, उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाए। फिर ये बात सुनकर सिस्टर सेज कहती है कि तुम चाहे जितनी भी पावर हासिल क्यों ना कर लो, तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। अब ये बात सुनते ही होमलैंडर को और भी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो कहता है कि मुझे खुशी तब मिलेगी जब स्टारलाइट और बिली बूचर की लाशें मेरे सामने पड़ी होंगी। अब मैं खुद ह्यूगी कैम्पबेल, एमएम और फ्रेंची को सरेआम मौत की सजा दूंगा, और जब उसके दोस्तों की जान खतरे में आएगी तो स्टारलाइट खुद ब खुद बाहर निकल कर आएगी और तभी मैं उसका खेल खत्म कर दूंगा। अगले सीन में हम वाट की एक खौफनाक जेल कैंप फ्रीडम 47 को देखते हैं, जहां पर उन लोगों को रखा गया है जो स्टारलाइट को सपोर्ट करते हैं। इस समय फ्रेंची भी इसी जेल के अंदर कैद है और वो चोरी छुपे नशे का कारोबार भी कर रहा है। तभी कुछ गुंडे फ्रेंची पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ह्यूगी वक्त पर पहुंच जाता है और फ्रेंची का हाथ पकड़कर कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन फ्रेंची कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, पहले मुझे अंदर जाने दो। फिर जब फ्रेंची बैरक्स में पहुंचता है तो देखता है एमएम यानी मदर्स मिल्क एक बड़े से आदमी से लड़ रहा है। फिर फ्रेंची भीड़ की तरफ देखकर कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ, इस फाइट में एमएम ही जीतेगा, और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। एमएम उस गुंडे को धूल चटा देता है। फिर फ्रेंची एमएम को खुशी खुशी बताता है कि मैं तुम्हें खबर देने के लिए आया हूँ कि एनी ने फ्लाइट 37 वाली वीडियो लीक कर दी है, और उसके कारण पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। लेकिन इन लोगों की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती और बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। फिर वो लोग खिड़की से बाहर देखते हैं कि जेल का एक गार्ड मासूम कैदियों को बुरी तरह से पीट रहा है। इस समय वो गार्ड बहुत ही गुस्से में था। फिर एमएम उस गार्ड को देखकर कहता है कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, इसी ने मुझे पीट पीट कर यहाँ पर बंद किया था और आज इससे बदला लेने का समय आ गया है। अगले सीन में हम देखते हैं बिली बूचर अपने पिता से मिलने के लिए जाता है, जो इस वक्त कोलन कैंसर से लड़ रहे थे। तभी उसकी नजर अपने भाई की उस जूनियर मैजिशियन ट्रॉफी पर पड़ती है, जो उसके पिता ने अभी तक संभाल के रखी हुई है। फिर बूचर उस ट्रॉफी की तरफ देखकर बड़ी ही कड़वाहट से कहता है, मुझे वो दिन याद है जब मेरा भाई इसको जीता था। उस दिन वो बहुत ही खुश था, लेकिन तुमने घर आते ही उसको कमजोर कहकर इतना जलील किया कि उसने इस ट्रॉफी की तरफ देखना ही छोड़ दिया। फिर बूचर का बाप उसको घूरता है और पूछता है, तुम क्या यहाँ टिंडे लेने आए हो? तभी बूचर को वो दिन याद आता है जब उसके बाप ने उसको बेल्ट से पीटा था और गालियां भी दी थी। फिर बूचर अपनी मुट्ठी खींचते हुए कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारा हिसाब बराबर करने के लिए आया हूँ। दूसरी तरफ होमलैंडर का खौफ इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसके खुद के साथी ही उससे कांपने लगे थे। तभी एक इंटरव्यू के दौरान फायर क्रैकर होमलैंडर से उसकी वायरल वीडियो के बारे में पूछती है। तभी होमलैंडर मुस्कुराता है और कहता है कि ये सब एक सस्ती एआई वीडियो है, और अगर आप लोग उसको ध्यान से देखोगे तो आपको उस वीडियो में मेरे हाथ में 7 उंगलियां दिखाई देंगी। ये सब मुझे बदनाम करने की साजिश रची गई है। अगले सीन में हम किमिको को देखते हैं, जो कि मनीला में छुप कर रह रही थी, लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि कोई उसके घर में घुसा है। फिर वो तुरंत उस पर हमला करती है, लेकिन तभी बूचर सामने आता है और कहता है, बस करो किमिको, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प लेने के लिए आया हूँ। फिर वो बताता है कि वो 3 दिन के अंदर ह्यूगी, एमएम और फ्रेंची को मौत की सजा देने वाला है, और
और हमें हर हाल में उनको जेल से निकालना होगा, इसलिए जल्दी से रेडी हो जाओ और मुझे मेरे प्लेन पर आकर मिलो। अगले सीन में हम देखते हैं ह्यूगी एक स्टारलाइट स्पॉटर आइवी से बात कर रहा था, जो कि अब पूरी तरह से अपनी उम्मीद खो चुकी है। आइवी कहती है कि यहाँ से आज तक कोई भी जिंदा नहीं निकला। फिर ह्यूगी उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि तुम यहाँ के आखिरी शख्स होने चाहिए जो अपनी उम्मीद छोड़ेगा। फिर वो बताता है कि ए ट्रेन ने अपने हाथों से मेरा गला दबाया है और ब्लैक नायर ने भी मुझे मारने की कोशिश की, और यहाँ तक कि मैं एक व्हेल मछली के पेट में भी रह चुका हूँ। अब मैं तुम्हारी तरह पहले ही हौसला हार जाता तो कब का मर गया होता, लेकिन देखो अभी भी मैं सही सलामत हूँ। अब अगर तुम उम्मीद छोड़ दोगे तो तुम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। तभी एक कैदी दीवार फांद कर भागने की कोशिश करता है। फिर ह्यूगी उसको रोकने के लिए चिल्लाता है, जल्दी से नीचे उतर जाओ, ये खतरनाक है। लेकिन तभी देखते ही देखते उस शख्स की बॉडी किसी गुब्बारे की तरह फट जाती है। दरअसल स्पेंसर नाम का एक सुपर पावर वाला इंसान वहां पर हर वक्त नजर रखता है, और जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करेगा वो ऐसे ही राख हो जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं द डीप और ब्लैक नायर एक पॉडकास्ट पर स्टारलाइट को बुरा भला बोल रहे थे, जिसको एनी भी गुस्से में देख रही थी। तभी वहां पर बुचर और किमिको की एंट्री होती है और उनको देखकर एनी हैरान हो जाती है। तभी अचानक से किमिको बोलने लगती है और कहती है कि मैंने अपनी बोलने की थेरेपी पूरी कर ली है और दिन रात टिकटॉक देखकर मैंने फिर से बात करना सीख लिया है। लेकिन बुचर उस पर तंज कसते हुए कहता है कि मुझे तुम तब ज्यादा पसंद थी जब तुम्हारा मुंह बंद रहता था। फिर एनी बुचर से हैरानी से पूछती है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। फिर बुचर अकड़कर जवाब देता है, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया डार्लिंग, अब मैं आ गया हूं तो डरने की कोई बात नहीं। फिर एनी बुचर को कहती है कि मैंने देखा है तुम्हारी ताकत दिन ब दिन अजीब होती जा रही है, क्या तुम अभी भी बीमार हो? लेकिन इस बात का बुचर कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि एक हल्की सी स्माइल करते हुए कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो एनी की हिम्मत की तारीफ करते हुए कहता है, तुमने फ्लाइट 37 वाली वीडियो लीक करके कमाल कर दिया। इस वक्त होमलैंडर उस वीडियो को देख देख के पागल हो रहा है और अब उसने ऐलान किया है कि वो अगले 36 घंटों के अंदर अंदर ह्यूगी, फ्रेंची और एमएम को सरेआम मौत के घाट उतार देगा। अब एनी समझ जाती है कि ये अपने दोस्तों को बचाना चाहता है। फिर वो पूछती है कि तुम्हें फ्रेंची इसलिए चाहिए ना ताकि तुम उस वायरस वाले काम को पूरा कर सको जो सुपर लोगों की नस्ल खत्म कर सकता है। मैं जानती हूँ तुम होमलैंडर को हमेशा के लिए मिटा देना चाहते हो। फिर बुचर सर हिलाते हुए हाँ कहता है और एनी को भी साथ देने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जेल के अंदर ह्यूगी, फ्रेंची और एमएम मौत के साए में अपनी आखिरी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। तीनों मिलकर चोरी छुपे हथियार बना रहे थे। फिर एमएम पसीना पोंछते हुए कहता है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना हमारी मौत पक्की है। फिर फ्रेंची कहता है, हाँ, अगले 36 घंटों में हमारा खेल खत्म कर दिया जाएगा। अब ये बात सुनकर ह्यूगी को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, मैं समझ गया हूँ, होमलैंडर हमें चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है ताकि एनी अपने बिल से बाहर निकल आए। अब हमें यहाँ से निकलने के लिए और भी ज्यादा बम तैयार करने होंगे। दूसरी तरफ एनी वो वाट को उस कैंप का पूरा नक्शा भी दिखाती है, लेकिन बुचर पूछता है कि तुमने उनको पहले बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। लेकिन एनी कहती है कि मुझे लगता था कि वो जेल के अंदर ही ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। फिर वो एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करती है और कहती है कि हमारे दोस्त वहां पर कैद हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल खुला है और हमें वहां पर जाते समय कोई भी देख सकता है। फिर बुचर कहता है, ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं एक सुपर कीड़े को जानता हूँ जो जमीन के नीचे सुरंग खोद सकता है, लेकिन समस्या ये है कि हम बाहर कैसे निकलेंगे। फिर एनी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं भी किसी को जानती हूँ जो हमारी हेल्प कर सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं वाट टावर में होमलैंडर वही फ्लाइट वाली वीडियो बार बार देख रहा था जिसको देखकर उसका खून खोल रहा था। फिर वो गुस्से में वहां के स्टेज मैनेजर को मौत के घाट उतार देता है। तभी जब द डीप और ब्लैक नायर अंदर आते हैं तो होमलैंडर उनको भी घूरते हुए ऑर्डर देता है कि 1 साल हो गया तुम दोनों अभी तक ए ट्रेन और स्टारलाइट को पकड़ नहीं पाए, जाओ जाकर ढूंढो उनको और जल्दी से मेरे सामने लेकर आओ वरना अगला नंबर तुम्हारा ही होगा। दूसरी तरफ एशले जब एक इंटरव्यू दे रही थी तो वहां पर सिस्टर सेज आती है और कहती है कि मुझे उपराष्ट्रपति से मिलना है। फिर एशले से मिलकर वो बताती है कि होमलैंडर अब और भी ज्यादा स्टारलाइट समर्थकों को जेल में डालने की योजना बना रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। अगले सीन में हम वार्म सुपर को देखते हैं
जो कि अपने कमरे में बैठा स्क्रिप्ट लिख रहा था। तभी उसके दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। फिर बूचर को अपने सामने देखकर वो कीड़ा घबरा जाता है और बिना उसकी बात सुने काम के लिए मना कर देता है। लेकिन तभी बूचर उसकी आंखों में देखकर कहता है, मुझे बस एक सुरंग खोदने वाला चाहिए। अगर तुमने ये काम किया तो तुम उन लोगों से अपना बदला ले पाओगे जिन्होंने तुम्हें निकाला था। तो तुम उन लोगों से अपना बदला ले पाओगे जिन्होंने तुम्हें अपनी टीम से निकाला था। फिर बूचर उसको लोकेशन बताकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एनी और किमिको एक पुराने खंडर में किसी का इंतजार कर रही थी। तभी हवा की रफ्तार से भी तेज चलता हुआ एक शख्स वहां पर आता है जिसका नाम ए ट्रेन है। फिर एनी उसको देखकर कहती है कि ए ट्रेन हमारी काफी समय से हेल्प कर रहा है। तभी ए ट्रेन हैरानी से पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं और ऐसी क्या आफत आ गई जो तुमने मुझे जल्दी मिलने के लिए बुलाया। फिर एनी उसको सारी बात बताती है कि ह्यूगी, फ्रेंची और एमएम को कल सुबह मौत की सजा दी जाएगी और मैं चाहती हूँ कि तुम उनको उस नरक से बाहर निकालो। फिर ए ट्रेन कहता है कि ये तो मौत के कुएं में कूदने जैसा होगा। जरूर होमलैंडर ने हमें पकड़ने के लिए वहां पर जाल बिछा रखा होगा। लेकिन एनी उसको यकीन दिलाती है कि हमें होमलैंडर को खत्म करने का तरीका मिल गया है, लेकिन इसके लिए हमें फ्रेंची को बाहर निकालना होगा। लेकिन सारी बातें सुनने के बाद ए ट्रेन मना कर देता है और कहता है कि मैं इस सुसाइड मिशन का हिस्सा नहीं बन सकता। फिर वो पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ जेल के अंदर वो तीनों दोस्त ह्यूगी, फ्रेंची और एमएम सुबह होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वो अपना धमाका कर सके। फिर एमएम मायूसी में कहता है कि अगर हम यहाँ से बाहर निकल भी गए तो भी हम भगोड़े ही रहेंगे और ये जंग कभी भी खत्म नहीं होगी। तभी ह्यूगी बम बनाने का बचा कुचा सामान लेने के लिए बैरक्स में जाता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो पूरा कमरा लाशों से भरा पड़ा था क्योंकि होमलैंडर ने वहां पर कत्लेआम मचा दिया था और इस समय होमलैंडर वहां पर आराम से बैठा हुआ था क्योंकि वो जानता था कि ह्यूगी ने दीवार के अंदर बॉम्ब छुपाया है। फिर वो ताली बजाते हुए कहता है, मुझे ये सब पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें ये सब करने दिया ताकि मैं तुम्हें बाद में और भी ज्यादा दर्द दे सकूं। फिर ह्यूगी भी गुस्से में कहता है, तो देर किस बात की है, आओ मार डालो मुझे। लेकिन होमलैंडर कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, बल्कि तुम तो वो चारा हो जिसको देखकर स्टारलाइट और बूचर यहाँ पर आएंगे। फिर वो हैरानी से पूछता है कि न्यूमैन, बूचर और एनी जैसे लोग तुम जैसे एक आम आदमी के लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगा रहे हैं? मुझ जैसे ताकतवर इंसान को कभी भी ऐसी वफादारी नहीं मिली। फिर ह्यूगी कहता है कि मैंने हमेशा उनकी हेल्प की है बिना अपनी जान की परवाह किए, जो तुमने कभी नहीं की। अगले सीन में हम देखते हैं ए ट्रेन अपनी फैमिली के साथ छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसका भतीजा समुद्र की तरफ इशारा करता है जहां पानी में अजीब सी हलचल हो रही थी। उसको देखकर ए ट्रेन समझ जाता है कि मौत उसका पीछा कर रही है। दूसरी तरफ एनी जब देखती है कि उनकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आया तो वो फैसला करती है कि मैं खुद जाकर उड़कर सभी को बचाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं फ्रेंची को बचाऊंगी। लेकिन तभी द डीप समुद्र से निकलकर ए ट्रेन के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसको देखकर ए ट्रेन कहता है कि मेरी फैमिली का पीछा करना बंद कर दो। फिर द डीप कहता है कि ये होमलैंडर का आदेश है, इसलिए उसका आदेश तो मानना ही पड़ेगा। ए ट्रेन कहता है आज वो मुझे मरवा रहा है और कल वो ब्लैक नायर को भेजकर तुम्हें भी मरवा डालेगा। हम सब उससे डरते हैं और मैं जानता हूं कि तुम भी अंदर अंदर से उससे डरते हो। फिर द डीप झूठ बोल देता है कि मैं किसी से नहीं डरता, कोई हो कहीं से भी हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम देखते हैं अब मिशन शुरू हो जाता है और बूचर उस वार्म सुपर को लेकर कैंप के करीब पहुंच जाता है। फिर वो कीड़ा पूछता है कि निकलना कहाँ है। फिर बूचर बैरक 19 की तरफ इशारा कर देता है। फिर वो कीड़ा अपनी पैंट उतारता है और मिट्टी को खाने लगता है और देखते ही देखते वो वहां पर एक गहरी सुरंग खोद देता है। फिर बूचर, किमिको और एनी उस सुरंग के रास्ते से जेल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। फिर जैसे ही वो लोग बैरक 19 का फर्श तोड़कर ऊपर आते हैं तो बूचर और किमिको का सामना उन यादों से होता है जिनको वो पीछे छोड़ आए थे। लेकिन तभी उनका सामना होमलैंडर से हो जाता है, जिसके चेहरे पर वही कातिलाना मुस्कान थी। वो जानता था कि बूचर और उसकी टीम गुडोल्किन वायरस के साथ उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो एक पल भी जाया किए बिना अपनी आंखों से लाल लेजर निकालकर किमिको पर निशाना लगाता है, जिसके कारण उसकी बॉडी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। फिर होमलैंडर बूचर की तरफ घूरते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम अब एक आम इंसान नहीं रहे, तुम्हारे अंदर भी एक सुपर वाली पावर आ गई है। अब ये सब देखकर बूचर गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और सही वक्त का इंतजार करने लगता है
तभी किमिको भी दर्द से तड़पते हुए फ्रेंची को इशारा करती है कि जैसे ही एनी अपनी पावर का यूज करेगी तुम तीनों यहाँ से निकल जाना। तभी पूरे कैंप के अंदर चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल जाती है क्योंकि एनी ने कैंप की सारी बिजली अपने अंदर खींच ली थी और फिर उस सारी एनर्जी को ऑडिटोरियम के अंदर एक धमाके के साथ छोड़ दी। फिर एनी गरज कर कहती है कि मैं तुम सबको यहाँ से निकालती हूँ, जल्दी से भागो यहाँ से। अब चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। कैदी जेल तोड़कर बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी इसी भीड़ के अंदर एमएम की नजर उस गार्ड पर पड़ती है जिसने उसको जलील किया था। फिर एमएम उसकी तरफ लपकते हुए कहता है कि आज मैं अपना पुराना बदला लेकर ही रहूंगा। तूने मेरे चेहरे पर डंडा मारा था ना, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अब वहाँ का माहौल देखते ही देखते एक जंग के मैदान जैसा हो जाता है। तभी वहाँ पर पहरा दे रहा सुपर ऊपर से भागने वालों को बॉम्ब से उड़ा रहा था। तभी बूचर कहता है कि मैं अभी इसके पर काट कर आता हूँ। दूसरी तरफ ह्यूगी आईवी नाम की लड़की को बचाने के लिए भागता है, जबकि बूचर अपने अंदर की ताकत से उस साइकिक सूप का गला घोटने लगता है। तभी एमएम भी उस गार्ड को पकड़ लेता है और उसके अखरोट फोड़ देता है। फिर वो उसका गला तब तक दबाता है जब तक उसकी सांसें नहीं थम जाती। फिर एनी भी फ्रेंची और किमिको को लेकर वहां से निकलने लगती है। दूसरी तरफ बूचर जब उस सुपर को खत्म करने वाला था तो अचानक से वहां पर होमलैंडर आ जाता है जो अपनी लेजर से बूचर पर हमला करता है और उसको दूर फेंक देता है। इस समय आईवी उम्मीद भरी नजरों से स्टारलाइट को ही देख रही थी, लेकिन तभी होमलैंडर की लेजर उसके सिर के आर पार निकल जाती है। फिर होमलैंडर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, विलियम बूचर जल्दी से बाहर निकल और अपने दोस्त ह्यूगी को मुझसे बचा ले, वरना मैं इसको अभी खत्म कर दूंगा। अब बूचर को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको बाहर जाना चाहिए या नहीं। तभी हम देखते हैं कि होमलैंडर अपनी आंखों से ह्यूगी को मारने ही वाला था। तभी अचानक से ए ट्रेन वहां पर आ जाता है और ह्यूगी को उठाकर हवा की रफ्तार से वहां से गायब हो जाता है। जब होमलैंडर को पता चलता है कि ए ट्रेन ने गद्दारी की है तो वो पागल हो जाता है। फिर वो चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और फिर वो भी ए ट्रेन के पीछे लाइट की स्पीड से दौड़ने लगता है। इस समय ए ट्रेन अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था, लेकिन तभी रास्ते में एक लड़की फोन पर बात करते हुए सामने आ जाती है और उसको बचाने के चक्कर में ए ट्रेन का पैर फिसल जाता है और वो जंगल में जाकर गिरता है। अब स्पीड में गिरने की वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है, लेकिन इतने में होमलैंडर वहां पर आ जाता है। फिर वो होमलैंडर को देखकर कहता है कि सच तो ये है कि अगर ये पावर्स तुम में से निकाल दी जाए तो तुम एक मामूली और घटिया इंसान के सिवा कुछ नहीं हो। लेकिन इस बात पर होमलैंडर को और भी गुस्सा आ जाता है और वो बिना सोचे समझे ए ट्रेन को मौत के घाट उतार देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत एक गमगीन माहौल से होती है। दरअसल ए ट्रेन की मौत के बाद एक बड़ी शोक सभा रखी जाती है जहां वार्ड के बड़े बड़े हीरोज के साथ एक फादर भी आए हुए थे। वो फादर बड़े ही गर्व से ए ट्रेन की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ, ए ट्रेन ने हमेशा होमलैंडर को अपना गुरु माना, लेकिन अफसोस की स्टारलाइट ने धोखे से हमारे इस महान हीरो को मार डाला। इस समय वहाँ पर खड़े लोग स्टारलाइट के नाम से ही भड़क रहे थे। उनको लगता है कि अब इंसानियत खतरे में है, इसलिए सब लोग स्टारलाइट से अपना बदला लेने के लिए बेचैन थे। लेकिन होमलैंडर जो कि यह सब कुछ देख रहा था, उसको ये सब काफी घटिया लगता है और उसको गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी उसको अपनी मरी हुई माँ की आवाज सुनाई देने लगती है जो कि उसको एक प्यारा बच्चा कहकर पुकार रही थी। दूसरी तरफ बिली बूचर पूरी टीम को अपनी एक गुप्त लैब के अंदर लेकर आता है और वहाँ का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। फिर बूचर गर्व से सबको बताता है कि मैं एक वायरस तैयार कर रहा हूँ जिसमें मेरा एक दोस्त समीर मेरी हेल्प कर रहा है। फिर बूचर एक झूठ बोलता है कि विक्टोरिया और जो को होमलैंडर ने मारा था, जबकि सच तो ये है कि विक्टोरिया की जान खुद बूचर ने ली थी। तभी ह्यूगी समीर से मिलता है, लेकिन समीर तो किमिको को देखकर गुस्से में था क्योंकि उनका पहले कभी झगड़ा हुआ था। फिर बूचर सबको शांत करवाते हुए कहता है कि मैंने वायरस तो बना लिया है, लेकिन अब हमें इसका टेस्ट भी करना होगा ताकि हम होमलैंडर को मौत के घाट उतार सके। फिर ह्यूगी पूछता है कि क्या ये वायरस सिर्फ होमलैंडर पर ही काम करेगा या दुनिया के हर सुपर को मार देगा। बूचर कहता है यही तो हमें टेस्ट करना है। फिर फ्रेंची उनको तुरंत एक प्लान बताता है कि हम इस वायरस को रॉक हार्ड नाम के एक सुपर पर टेस्ट कर सकते हैं जो बहुत वक्त से अपने घर से बाहर ही नहीं निकला, वो भी कभी होमलैंडर के जितना ही ताकतवर हुआ करता था। अब सब लोग उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन ह्यूगी डरा हुआ था। फिर ह्यूगी एनी से अकेले में बात करता है कि मुझे बूचर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, अगर ये वायरस दुनिया के हर सुपर को मार सकता है तो हमें भी बूचर से बचकर रहना होगा।
फिर एनी सख्ती से जवाब देती है कि मैं 8 बिलियन लोगों को बचाने के लिए 10,000 सुपर्स की मौत का खतरा उठा सकती हूँ और ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी किमिको और फ्रेंची पुरानी बातों को लेकर थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। इस समय किमिको नाराज थी क्योंकि वो मौत का दर्द कई बार महसूस कर चुकी है और अब ये वायरस उसको और ज्यादा दर्द देगा। फिर फ्रेंची उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूँ ताकि इस वायरस को समझकर इसको बदल सकूं और तुम्हारी जान बचा सकूं। मैंने तुम्हें जेल में बहुत मिस किया। फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दूसरी तरफ वाट टावर में होमलैंडर ए ट्रेन की लाश के पास खड़ा था और अब उसको अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। फिर वो ए ट्रेन की तरफ देखकर कहता है कि मैं तुम्हें अपना पुराना दोस्त मानता था और जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड बूचर से मिली थी तब भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम तो एक सांप निकले। अब होमलैंडर को लग रहा था कि कोई भी उसके मुकाबले का नहीं है और ना ही उसके जितना पावरफुल, लेकिन तभी उसको याद आता है कि कोई था जो उसकी बराबरी का था। फिर वो तुरंत सोल्जर बॉय के स्लीपिंग चैम्बर के पास पहुंच जाता है और उसको वहां से बाहर निकाल देता है। अगले सीन में हम रॉक हार्ड के घर को देखते हैं जहां पर कई सारे इन्फ्लुएंसर वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तभी बूचर की टीम घर के अंदर घुस जाती है और देखती है कि रॉक हार्ड जो कभी 400 किलो का था अब एक ही जगह बैठे रहने से 10,000 किलो का हो चुका है। फिर वो मशीन के जरिए उनसे बात करता है और पूछता है कि तुम लोग मेरे घर में क्या करने आए हो। दूसरी तरफ सोल्जर बॉय को भी होश आ जाता है। फिर होमलैंडर उसको शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें 2 साल की कैद से आजाद करता हूँ। फिर होमलैंडर उसको बताता है कि अब दुनिया बदल चुकी है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। हम दोनों को ही बूचर से नफरत है क्योंकि उसने हमें धोखा दिया। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें द 7 में जगह भी दिलवाऊंगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद सोल्जर बॉय कहता है कि मैं तो तुम्हें मारने वाला था, लेकिन होमलैंडर सोल्जर बॉय को उसकी पुरानी ढाल वापस दे देता है। फिर सोल्जर बॉय उससे पूछता है कि तुम मुझे अपनी टीम में शामिल क्यों करना चाहते हो। होमलैंडर कहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम बिली बूचर को ढूंढ कर मेरे पास लाओ। अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। फिर सोल्जर बॉय अपनी ढाल को चेक करता है और कहता है अब ये पहले जितनी पावरफुल नहीं रही, लेकिन फिर भी वो होमलैंडर की बात मान लेता है। दूसरी तरफ रॉक हार्ड के घर पर बूचर अपनी पूरी टीम के साथ तैयारी कर रहा था। फिर बूचर पूरे घर का जायजा लेता है और सख्ती से कहता है कि हमें इस पूरी जगह को पैक करना होगा ताकि जब हम वायरस टेस्ट करें तो यहाँ से हवा बाहर ना निकले। अब वायरस का नाम सुनते ही रॉक हार्ड की फट जाती है और वो डर के मारे अपनी सांसें ही रोक लेता है। फिर बूचर हंसते हुए कहता है कि मैं अभी वायरस लेकर आता हूँ, तब तक तुम इस घोंचू का ध्यान रखो, कहीं ये साला डर की वजह से ही ना मर जाए। लेकिन ह्यूगी और किमिको को बूचर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो दोनों उसको कहते हैं कि मैं और किमिको भी तुम्हारे साथ चलेंगे। फिर बूचर उन दोनों को भी अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वाट टावर में सिस्टर सेज अपनी पूरी टीम को बताती है कि शहर में स्टार लाइट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, इसलिए हमें इन सब को पकड़कर जेल में डालना होगा। फिर सेज इस काम के लिए प्रेसिडेंट स्टीव से हेल्प मांगती है। स्टीव कहते हैं कि इस काम में बहुत खर्चा होगा, लेकिन सेज कहती है कि हम टैक्सेस से ज्यादा रेवेन्यू दूसरी चीजों से कमा लेंगे, तुम बस फ्रीडम कैंप्स की तादाद 3 गुना बढ़ा दो। इतने में होमलैंडर वहाँ पर सोल्जर बॉय को लेकर आता है और सभी से उसकी मुलाकात करवाता है। फिर वो प्रेसिडेंट स्टीव को ऑर्डर देते हुए कहता है कि आप सोल्जर बॉय के ऊपर से सारे इल्जाम हटा दीजिए और इसको द 7 का हिस्सा भी बना दीजिए। प्रेसिडेंट डर के मारे उसकी बात मान लेता है। अब आपको होमलैंडर की पावर का अंदाजा हो ही गया होगा कि उसने तो देश के प्रेसिडेंट को भी अपनी उंगलियों पर नचा रखा है और ये देखकर सोल्जर बॉय भी होमलैंडर से काफी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है दुनिया सच में बदल गई है, क्या बात है, प्रेसिडेंट अब हमारे लिए ड्रिंक बना रहे हैं। दूसरी तरफ रॉक हार्ड के घर में एनी और फ्रेंची हर कोने को सील कर रहे थे। तभी रॉक हार्ड उनके ऊपर अपने गर्म लावा से हमला कर देता है। फिर फ्रेंची एनी को धक्का देकर उसको बचा लेता है और कहता है मैं समझ गया, जरूर ये अपने लावा की वजह से ही इतना बड़ा हो गया। इस समय घर के बाहर एमएम दारू पी रहा था। तभी उसकी नजर देवी नाम की एक इन्फ्लुएंसर पर पड़ती है जो अपने कौओं से एमएम पर हमला करवा देती है। फिर एमएम गुस्से में उन कौओं को पकड़कर बाहर फेंक देता है और देवी को दबोच लेता है। इस समय एनी बहुत ही ज्यादा दुखी थी और फिर वो फ्रेंची के आगे अपना दर्द जाहिर करते हुए कहती है कि मेरे सपोर्टर्स को चुन चुनकर मारा जा रहा है, ए ट्रेन भी मेरी ही वजह से मारा गया, वो सब लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं लेकिन मैं उनको बचा नहीं पा रही। फिर फ्रेंची उसका हाथ थाम कर कहता है मैंने भी कई लोगों को मारा है और उनको मारने का दर्द मुझे हमेशा रहेगा, लेकिन अब मैं इस बोझ के साथ जीना सीख गया हूँ और तुम्हें भी सीखना होगा। तभी जब एमएम वहाँ पर आता है तो एनी देवी को देखकर चौंक जाती है। फिर वो तय करती है कि हमें इस वायरस का इस्तेमाल देवी पर ही करना चाहिए। फिर
एमएम उसको रॉक हार्ड के साथ वाले कमरे के अंदर बंद कर देता है। दूसरी तरफ रास्ते में बूचर, किमिको और हुगी देखते हैं कि जेट और शैली मासूम स्टारलाइट्स को पकड़कर उनकी रील्स बना रहे हैं। अब किमिको उनको बचाना चाहती थी, लेकिन बूचर उनको रोक देता है और कहता है कि अगर हम अभी वहां पर गए तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा और सारे सुपर हम पर टूट पड़ेंगे। दूसरी तरफ वाट टावर में सेज होमलैंडर से पूछती है कि तुमने सोल्जर बॉय को आजाद क्यों करवाया, क्या तुमने उसको वायरस के बारे में बताया? फिर होमलैंडर बड़ी ही चालाकी से जवाब देता है कि मैं उसको क्यों बताऊंगा, वो तो मेरा एक हथियार है जिसको मैंने बूचर के पीछे छोड़ा है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि उसका बनाया हुआ वायरस कितना पावरफुल है, इसलिए इस बात को राज रखना बहुत ही जरूरी है। फिर सेज कहती है कि मुझे तो ये लगा था कि तुम अपने बाप के प्यार में पागल हो गए हो, मगर ये तुम्हारा अच्छा प्लान है। फिर सेज वहाँ से चली जाती है, लेकिन होमलैंडर अंदर ही अंदर से अपने पिता के लिए परेशान था। दूसरी तरफ समीर ने भी वायरस का सैंपल तैयार कर लिया था। फिर वो वार्न करते हुए कहता है कि मैं ये सैंपल दे तो रहा हूँ, लेकिन इसको सील बंद कमरे के अंदर ही यूज करना, क्योंकि अगर ये बाहर फैला तो सुपर के साथ साथ आम इंसान भी मारे जाएंगे। दूसरी तरफ एनी और फ्रेंची रॉक हार्ड को सांस लेने के लिए मजबूर कर रहे थे, लेकिन वो अपनी सांस रोक कर बैठा था। तभी हम देखते हैं कि एमएम भी देवी के साथ बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, बस मुझे तुम्हारे ऊपर एक टेस्ट करना है, बल्कि तुम तो मुझे मेरी बेटी की याद दिलाती हो। मैं जानता हूँ शैली ने तुम्हारे सभी प्यारे कौओं को मार दिया है और वाट वाले भी तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल ही कर रहे हैं, और ये दवाइयाँ जो तुम ले जा रही हो ये तुम्हें अंदर से खोखला कर देंगी। अभी भी वक्त है, तुम सोचो कि तुम्हें आगे क्या करना है। फिर डेवी उसकी बातें सुनकर रोने लगती है और कहती है प्लीज एमएम मुझे मत मारो, मुझे वापस अपने माँ बाप के पास जाना है। फिर एमएम का दिल पिघल जाता है और वो देवी को छोड़ने का फैसला करता है। दूसरी तरफ बिली बूचर भी अपनी टीम के साथ वापस आ रहा था। इस समय ह्यूगी अभी भी एयर ट्रेन की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकला था और वो नहीं चाहता कि इस वायरस से सारे सुपर मारे जाएं। लेकिन बूचर गुस्से में ह्यूगी को डांट देता है और कहता है कि तुम्हें बड़े खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं, और शायद इसी वजह से एनी भी तुम्हें समझ नहीं पा रही। तभी अचानक से हवा के अंदर एक ढाल उड़ती हुई आती है और देखते ही देखते उनकी कार पर हमला हो जाता है। फिर जब बूचर बाहर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सोल्जर बॉय आया था। फिर बूचर हैरानी से कहता है कि मुझे तो लगा था कि मेलोरी ने तुम्हें सेफ रखा होगा, लेकिन ये तो होमलैंडर के लिए काम करता है। तभी बूचर के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और अब वो अपना वायरस होमलैंडर के बाप पर ही टेस्ट करने के बारे में सोचता है। फिर बूचर अपनी कार से बाहर निकलता है। फिर सोल्जर बॉय उसको देखकर उस पर तंज कसते हुए कहता है कि तुम्हारी अभी भी बेवकूफों वाली हरकत गई नहीं। लेकिन बूचर पलटकर जवाब देता है कि अब तुम बूढ़े हो गए हो, इसलिए स्मार्ट बनना बंद करो। फिर सोल्जर बॉय बूचर पर गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन बूचर पर उनका कोई भी असर नहीं होता। फिर बूचर उसको समझाता है कि होमलैंडर पागल हो गया है, इसलिए उसका मरना जरूरी है। लेकिन सोल्जर बॉय गुस्से में कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया था बूचर, इसलिए होमलैंडर ने मुझे तुम्हें मारने का मौका दिया है। लेकिन बूचर उसको समझाता है कि होमलैंडर तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है और मेरे पास एक ऐसा वायरस है जो हर सुपर को मार सकता है, और तुम्हारे बेटे ने तुम्हें मेरे पास इसीलिए भेजा है ताकि वो खुद बच जाए और तुम मर जाओ। फिर बूचर अपनी पूरी कार उठाकर सोल्जर बॉय के ऊपर दे मारता है, लेकिन इतने में वहां पर शैली और जेट भी आ जाते हैं। फिर सोल्जर बॉय उनको ऑर्डर देता है कि रोको इनको, लेकिन लड़ाई के बीच सोल्जर बॉय की ढाल टूट जाती है, जिसको देखकर उसे बहुत दुख होता है। तभी हम देखते हैं कि ह्यूगी और किमिको भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शैली उन पर हमला कर देती है। फिर किमिको ह्यूगी से कहती है कि मैं इसको संभालती हूँ, तुम आगे बढ़ो। फिर किमिको शैली को बुरी तरह से पीटती है। दूसरी तरफ जेट ह्यूगी को पकड़कर हवा में ले जाता है और वहां से जोर से नीचे फेंक देता है, जिसके कारण ह्यूगी की फटकर हाथ में आ जाती है। लेकिन तभी वहां पर एनी आ जाती है और उसको हवा में ही पकड़ लेती है। फिर वो सब लोग वापस से बेस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे वहां पर सोल्जर बॉय और जेट भी घुस आते हैं। फिर सोल्जर बॉय ह्यूगी को पकड़ता है और कहता है तुम्हारे जैसा लल्लू अभी तक जिंदा कैसे है। तभी उसकी नजर वायरस वाले बॉक्स पर पड़ती है और उसको देखकर वो कहता है कि ये तो कुछ खास नहीं लग रहा, इसलिए वो उसको फेंक देता है। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब रॉक हार्ड ने सांस ली। उसके सांस लेते ही जेट को अजीब सा फील होने लगता है और उसको उल्टी आ जाती है। दरअसल फ्रेंची ने वायरस को पूरे रूम के अंदर फैला दिया था। तभी जब सोल्जर बॉय गौर करता है कि बॉक्स एकदम खाली है, तो इतने में वो वायरस सोल्जर बॉय के ऊपर भी असर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो कमजोर होने लगता है और तड़प तड़प कर वहीं पर ढेर हो जाता है। फिर एनी, फ्रेंची और ह्यूगी तुरंत वहां से बाहर निकल आते हैं और पूरे घर को अच्छे से पैक कर देते हैं। दूसरी तरफ एमएम ने भी देवी को आजाद कर दिया
दिया था। फिर देवी एमएम को शुक्रिया कहती है और वहाँ से निकल जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं वाट टावर में एशली सिस्टर सेज से मिलने के लिए आती है। फिर वो डरते डरते कहती है कि होमलैंडर जो भी कर रहा है वो गलत है और एक तुम ही हो जो उसको रोक सकती हो। लेकिन सेज कहती है कि मैं पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकती हूँ, लेकिन होमलैंडर के खिलाफ जाना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। फिर एशली अपनी कार में बैठकर खुद से ही बात करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एशली के दिमाग का ट्यूमर उसके सिर के पीछे एक मुंह बनकर बाहर निकल आया था और इस समय वो उससे ही बात कर रही थी। फिर जब उसका ट्यूमर उसका मजाक उड़ाता है तो एशली अपनी विग पहन लेती है और उसका ट्यूमर अपना मुंह बंद कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि लैब में समीर रिपोर्ट देता है कि ये वायरस इंसानों के लिए बिल्कुल सेफ है, लेकिन सुपर लोगों के लिए मौत है। फिर वो सब लोग स्क्रीन पर देखते हैं कि रॉकहार्ड और सोल्जर बॉय मर चुके हैं। अब बूचर होमलैंडर को खत्म करने के लिए एकदम तैयार था। अब किमिको और फ्रेंची भी एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन फ्रेंची यहाँ से भागना चाहता था। फिर किमिको उसको रोक कर रखती है और कहती है कि हमें यहाँ पर रहना होगा। अब तक हमने बहुत बुरे काम किए हैं और अब लोगों को बचाकर हम थोड़ा सा सुकून पा सकते हैं। आज जो हुआ उसके लिए एनी भी नाराज थी, लेकिन तभी ह्यूगी उसका साथ देते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं होमलैंडर अपनी टीम के साथ उस घर में पहुंच जाता है और सबको बाहर निकलवाता है। तभी द डीप चापलूसी दिखाते हुए कहता है, आपने बहुत ही समझदारी दिखाई जो सोल्जर बॉय को मरने के लिए भेज दिया। लेकिन होमलैंडर गुस्से में कहता है कि मैंने उसको सिर्फ बूचर को ढूंढने के लिए भेजा था। अब होमलैंडर का गुस्सा देखकर द डीप इतना ज्यादा डर जाता है कि अपनी पैंट ही गीली कर देता है। तभी जब होमलैंडर सोल्जर बॉय की लाश के पास जाता है तो उसको देखकर वो बहुत रोता है और माफी भी मांगता है। लेकिन फिर जैसे ही होमलैंडर वहां से निकलता है, सोल्जर बॉय अपनी आंखें खोल लेता है, यानी कि अभी भी ये जिंदा था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है रूस के एक सुनसान और तबाह हो चुके घर से, जहां अमेरिका के कुछ चुनिंदा सोल्जर्स एक सीक्रेट मिशन को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग बड़े ही ध्यान से आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उन पर एक खतरनाक सुपर हमला कर देता है। वो सुपर इतनी बेरहमी से उन सोल्जर्स को मारता है कि किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिलता। दरअसल ये सुपर कोई और नहीं बल्कि रायन था, जो कि होमलैंडर का बेटा है और अब ये पूरी तरह से बदल चुका है। फिर नेक्स्ट डे होमलैंडर वाट टावर की स्टेज पर आता है और पूरी दुनिया के सामने सोल्जर बॉय को द 7 का नया मेंबर घोषित कर देता है। लेकिन तभी होमलैंडर सबको एक शॉकिंग न्यूज सुनाता है कि सोल्जर बॉय ही मेरा असली बाप है। ये बात सुनते ही सोल्जर बॉय के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर बाद में सोल्जर बॉय गुस्से में होमलैंडर के सामने आता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मुझे सब पता है कि तूने उस वायरस के बारे में पहले से ही जानते हुए भी मुझे मौत के कुएं में धकेल दिया। फिर होमलैंडर थोड़ी देर तक तो सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर बॉय उसकी दुखती नस पर हाथ रख देता है और कहता है, तुम एक नंबर के निकम्मे हो। अब तुम्हारी उम्र हो रही है और तुम जल्द ही मरने वाले हो। मेरे पास कंपाउंड वी का वर्जन 1 है जिसने मुझे अमर बना दिया, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ फ्रेंची और उसके साथी भी उसी कंपाउंड वी के वर्जन 1 को लेकर चिंता में थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जो भी सुपर वर्जन 1 ले चुके हैं, समीर के बनाए हुए उस वायरस से वो खत्म नहीं किए जा सकते। फिर फ्रेंची परेशान होकर कहता है, मेरा मानना है कि होमलैंडर अब हर हाल में वर्जन 1 की तलाश करेगा ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो सके। इसलिए बिली बूचर और उसकी टीम फैसला करती है कि उनको होमलैंडर से पहले उस वर्जन 1 तक पहुंचना होगा। फिर वो लोग तुरंत स्टैन एडगर के पास जाते हैं, जहां उन्हें विक्टोरिया न्यूमैन की बेटी जोई मिलती है। जोई उनको गुस्से से देखती है और कहती है कि मैं तुम लोगों से नफरत करती हूँ क्योंकि तुमने ही मेरी माँ को मारा है। लेकिन काफी बहस और फोर्स करने के बाद स्टैन एडगर उनका साथ देने के लिए मान जाता है। फिर वो वाट की पुरानी फाइल्स उनके हवाले कर देता है और बताता है कि डॉक्टर वाट ने वर्जन 1 की सारी बॉटल्स तबाह कर दी थी, लेकिन शायद तुम्हें इन फाइल्स में कोई रास्ता मिल जाए। दूसरी तरफ होमलैंडर की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। उसको बार बार वही बातें याद आ रही थी कि कैसे सबने उसको निकम्मा कहा था। अब वो धीरे धीरे सदमे में जाता जा रहा था। तभी उसके सामने मैडलिन की रूह प्रकट होती है और उसके कान में धीरे से कहती है कि अब तुम्हें जीसस की जगह लेनी होगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसको जड़ से मिटा दो और अपनी एक नई दुनिया खड़ी कर दो। दूसरी तरफ जब बॉयज की टीम फाइल्स खंगालने में बिजी थी तो जोई चुपके से रायन से मिलने निकल जाती है, क्योंकि दोनों के बीच में कुछ रोमांटिक चल रहा था। फिर रायन थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता
है कि क्या बुचर भी आया है, लेकिन जोई सिर हिलाकर मना कर देती है और गुस्से में कहती है कि हमें मिलकर उन सबको और बुचर को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन रायन इस बात के खिलाफ था। फिर वो ठंडी आह भरता है और कहता है कि मैं बुचर से उतनी नफरत नहीं करता जितनी मैं अपने बाप होमलैंडर से करता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जब जैसे ही जोई वहाँ से जाती है तो हमें पता चलता है कि बिली बुचर भी वहाँ पर झाड़ियों के पीछे छुपकर उन दोनों की एक एक बात सुन रहा था। फिर वो धीरे से बाहर निकलता है और रायन की आंखों में देखकर कहता है, मैं तुमसे सिर्फ 5 मिनट अकेले में बात करना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो? फिर रायन थोड़ी देर सोचता है और फिर बुचर के साथ अकेले में बात करने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम वाट टावर के अंदर एक बहुत ही अजीब और घिनौना नजारा देखते हैं। दरअसल होमलैंडर एक बड़े से बाथ टब में बैठा था, लेकिन उसमें पानी नहीं बल्कि मदर्स मिल्क था, यानी कि वो माँ के दूध में बाथ ले रहा था जो उसने स्पेशल हॉस्पिटल से मंगवाया था। तभी वहाँ पर सोल्जर बॉय आता है। फिर उसको देखकर होमलैंडर कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब क्योंकि तुम मेरे बाप हो इसलिए तुम्हें मेरे साथ मिलकर कंपाउंड वी का वर्जन 1 ढूंढने में हेल्प करनी होगी। लेकिन ये बात सुनते ही सोल्जर बॉय हंसने लगता है और होमलैंडर का मजाक उड़ाने लगता है। सोल्जर बॉय कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? क्या इसलिए कि तुम बूढ़े हो गए हो और तुम्हारी उम्र भी ढल रही है, लेकिन मैं अमर हूं और जल्दी ही वाट मेरे हाथ में होगा, तुम बस अपनी मौत का इंतजार करो। और इतना कहने के बाद सोल्जर बॉय वहां से अकड़ते हुए चला जाता है और होमलैंडर का गुस्सा धरा का धरा रह जाता है। दूसरी तरफ स्टैन एडगर के बेस पर एक नया खुलासा होता है। वहां एडगर और जोई के साथ ट्रांसलूसेंट का बेटा भी रह रहा है, वहीं ट्रांसलूसेंट जिसको ह्यूगी ने मारा था। लेकिन इस बेचारे लड़के को झूठ बोला गया है कि इसके बाप का कातिल होमलैंडर है और इस समय ये गुस्से से भरा बैठा है और किसी भी हाल में अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता है। फिर ह्यूगी उसको समझाने की कोशिश करता है कि बदले की आग में जलने से सिर्फ तुम्हारा ही नुकसान होगा, इससे तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन वो तो किसी भी हाल में होमलैंडर को मारना चाहता है। दूसरी तरफ बुचर और रायन जब बार के अंदर बैठे थे तो बुचर एक बियर की बोतल रायन की तरफ बढ़ाता है और उसको उकसाते हुए कहता है, जिसने तुम्हारी माँ के साथ इतना बुरा किया और जो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है, उस घटिया इंसान को सिर्फ तुम ही खत्म कर सकते हो। उसकी बातें सुनकर रायन थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और इस बारे में सोचने लगता है। फिर बुचर उसको पूरी तरह से कन्विंस कर लेता है। अब रायन के अंदर भी गुस्सा भर जाता है और वो कहता है, अब मैं तैयार हूँ। अब वो वायरस लेकर मैं होमलैंडर के पास जाऊंगा और उसको मौत के घाट उतार दूंगा। दूसरी तरफ सिस्टर सेज के कहने पर द डीप और नोअर 2 और सुपर को लेकर स्टैन एडगर के घर की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि वो वी वर्जन 1 ढूंढ सके। दूसरी तरफ किमिको और फ्रेंची पुरानी फाइल्स लेकर बेस की तरफ जा रहे थे ताकि उनको स्कैन करके मिटाई गई डिटेल्स निकाल सके। लेकिन उनको नहीं पता था कि उनकी वैन में जोई भी छुपकर बैठी हुई है। इस समय जोई गुस्से में है और कहती है कि मैं यहाँ पर बुचर को खत्म करने के लिए आई हूँ। लेकिन वहाँ पर उसको अपना बाप समीर मिल जाता है। अब समीर को झूठ बोला गया था कि उसकी बेटी जोई मर चुकी है। फिर जब दोनों बाप बेटी मिलते हैं तो गुस्से से पागल हो जाते हैं और लैब की सारी मेहनत तबाह कर देते हैं। किमिको भी उनको रोकने की कोशिश नहीं करती और उनको यूं ही जाने देती है। तभी जब बुचर वहाँ पर आता है तो उसको पता चलता है कि वायरस की सारी प्रोग्रेस खत्म हो गई है, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है। फिर वो गुस्से में किमिको की तरफ बढ़ता है और चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर फ्रेंची उनके बीच में आकर उनको रोक लेता है। तभी बुचर रायन से कहता है कि अभी तो हमारे पास वायरस नहीं है, इसलिए तुम होमलैंडर के पास मत जाओ। लेकिन रायन तो अब किसी की भी सुनने वाला नहीं था। वो बुचर की आंखों में देखकर कहता है, मैं उसको बिना वायरस के भी मार सकता हूँ और तुमने ही तो कहा था कि मैं सबसे ताकतवर हूँ, इसलिए अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। फिर रायन अकेले ही होमलैंडर से भिड़ने के लिए निकल पड़ता है। तभी हम देखते हैं द डीप और नोअर स्टैन एडगर के बेस का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर वो ट्रांसलूसेंट के बेटे का इस्तेमाल करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उनका ये प्लान उल्टा पड़ जाता है क्योंकि डीप उस लड़के को पकड़ लेता है और उसको असलियत बताते हुए कहता है, तुम्हारे बाप को होमलैंडर ने नहीं बल्कि ह्यूगी कैंपबेल ने मारा था। उसने अपने हाथों से तुम्हारे बाप के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये बात सुनकर वो लड़का दंग रह जाता है और गुस्से में डीप का साथ देने के लिए मान जाता है। फिर वो बेस का पासवर्ड उनको बता देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्टैन एडगर बाकी बॉयज को धोखा देकर पीछे के रास्ते से भागने की कोशिश करता है। भागते समय उसको लग रहा था कि अब वो बच निकलेगा, लेकिन तभी नोअर उसको दबोच लेता है और घसीटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले जाता है। फिर वो उसको गाड़ी के अंदर फेंक देता है। लेकिन तभी ब्लैक नोअर को भी पता नहीं चलता कि उसका अपना ही साथी डीप उसको धोखा देने वाला है। अब डीप
डीप अपने नंबर बढ़ाने के लिए नोर पर हमला कर देता है और उसको बेहोश करके गाड़ी से बाहर निकाल देता है। फिर डीप मुस्कुराते हुए कहता है कि अब स्टैन एडगर को मैं खुद होमलैंडर के पास लेकर जाऊंगा और उसका भरोसा जीत लूंगा। दूसरी तरफ बेस के अंदर हालत काफी खराब थी क्योंकि बचे हुए सुपर MM ह्यूगी और स्टारलाइट पर टूट पड़ते हैं। तभी ट्रांसलूसेंट का बेटा जो कि गुस्से में है वो ह्यूगी की गर्दन पकड़ लेता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आज तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार ही दूंगा क्योंकि तूने ही मेरे बाप को मारा है। अब वो ह्यूगी को खत्म करने ही वाला था, लेकिन तभी वहां पर एक दूसरी सुपर आ जाती है और ट्रांसलूसेंट के बेटे को ही खत्म कर देती है। अब इससे पहले कि वो ह्यूगी पर हमला करती, स्टारलाइट पीछे से आकर उस सुपर को मौत की नींद सुला देती है। फिर वो दुखी होकर कहती है कि मैं एक और जान नहीं लेना चाहती थी, ये मुझे क्या हो गया है। दूसरी तरफ वाट के पुराने अम्यूजमेंट पार्क में माहौल काफी गर्म था क्योंकि रायन ने होमलैंडर को कॉल करके वहां पर बुला लिया था। फिर जब होमलैंडर वहां पर पहुंचता है तो वो रायन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन रायन अब उसकी बातों में नहीं आने वाला। फिर वो अपने बाप की आंखों में देखकर कहता है, मुझे पता है कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया, तुम एक दरिंदे हो। फिर दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। रायन अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन बूचर सही था। बिना वायरस के रायन में इतनी जान नहीं थी कि वो अपने बाप का मुकाबला कर सके। फिर होमलैंडर रायन को जमीन पर पटक देता है और गुस्से में कहता है, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, अब मैं कंपाउंड वी का वर्जन 1 ढूंढूंगा और अपनी लेगेसी खुद आगे बढ़ाऊंगा। फिर वो अपने बेटे रायन को इतनी बेरहमी से मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। दूसरी तरफ बॉयज के अड्डे पर सब मिलकर एक आखिरी प्लान बनाते हैं। तभी बूचर कहता है कि हमारे पास अब एक ही रास्ता बचा है, हमें उन फाइल से मिली लोकेशन पर जाना होगा, वो जगह जहां पर वर्जन 1 के टेस्ट हुए थे, क्योंकि हमें होमलैंडर के पहुंचने से पहले उनको तबाह करना होगा। लेकिन तभी किस्मत एक और पलटवार करती है। वाट टावर में डीप स्टैन एडगर को लेकर होमलैंडर के सामने पेश हो जाता है और इसका मतलब एकदम साफ था कि अब होमलैंडर को भी पता चल जाएगा कि वी वर्जन 1 कहां पर छुपाया गया है। लास्ट सीन में हम देखते हैं बूचर अब उस अम्यूजमेंट पार्क में पहुंच जाता है जहां पर रायन पड़ा हुआ था। फिर बूचर दौड़कर उसके पास जाता है और देखता है कि रायन अभी मरा नहीं है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। फिर रायन भी धीरे से बूचर का हाथ पकड़ता है और समझ जाता है कि उसको होमलैंडर को खत्म करने के लिए बूचर की हेल्प करनी होगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में ये खून खराबा और भी बढ़ने वाला है क्योंकि अब ये बाप बेटा दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत होमलैंडर के उस आलीशान अपार्टमेंट से होती है जहां चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी वहां फायर क्रैकर की एंट्री होती है। होमलैंडर उसकी तरफ देखता है और उसे एक बहुत बड़ा काम सौंप देता है। होमलैंडर गुस्से में कहता है, पूरी मीडिया टीम को अपने कब्जे में लो और उनके दिमाग में ये बात बैठाओ कि मैं सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि अमेरिका का नया मसीहा हूँ। आज से दुनिया मुझे नए जीसस की तरह देखेगी। दूसरी तरफ बूचर रायन को लेकर अपने एरिक काउंटी वाले बेस पर पहुंचता है। इस समय रायन की हालत बहुत खराब थी क्योंकि वो बुरी तरह पिटा हुआ था और अब उसके चेहरे पर बूचर के लिए सिर्फ नफरत थी। रायन गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है, तुम बस मुझे एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हो ताकि तुम अपनी ये जंग जीत सको। बूचर उसकी बात सुनकर खामोश रहता है और जैसे ही रायन के लिए पानी लेने मुड़ता है, रायन मौका देखकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डी बॉयज की बाकी टीम एक बहुत बड़े खतरे की तरफ कदम बढ़ा रही थी। दरअसल उन्हें फोर्ट हार्मनी हॉस्पिटल जाना था, वही जगह जहां सबसे पहले कंपाउंड वी के वर्जन 1 की टेस्टिंग शुरू हुई थी और जहां सोल्जर बॉय को बनाया गया था। फिर बूचर के साथी सोचते हैं कि अगर हमें वर्जन 1 का एक भी कतरा मिल गया तो हम उसे होमलैंडर को मिलने से पहले ही तबाह कर देंगे। ऐसा करके शायद हम इस तबाही को रोक पाएंगे। दूसरी तरफ स्टारलाइट की जिंदगी में एक अलग ही तूफान चल रहा था। दरअसल ह्यूगी को बचाने के बाद वो गम और गलती के बोझ तले दबी हुई थी। फिर वो खुद से ही कहती है, मैं अपने हर प्यारे इंसान को मौत के मुंह में धकेल रही हूँ, मुझे ह्यूगी से दूर जाना ही होगा। इसी गम में वो ह्यूगी से रिश्ता तोड़कर अपने पिता को ढूंढने निकल जाती है। जब वो अपने पिता के ठिकाने पर पहुंचती है तो वहां उसे एक ऐसा सच पता चलता है जो उसका दिल तोड़ देता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता ने एक नई दुनिया बसा ली है, उनकी एक अलग फैमिली है और उनका एक बेटा भी है। वहीं वोट टावर के अंदर एक अलग ही खिचड़ी पक रही है। सिस्टर सेज सोल्जर बॉय से मिलती है और उसके दिमाग में जहर घोलना शुरू कर देती है। सिस्टर सेज उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, होमलैंडर फोर्ट हार्मनी हॉस्पिटल जा रहा है ताकि वो वर्जन 1 ढूंढ सके।
अगर वो उस तक पहुंच गया तो वो अमर हो जाएगा और फिर तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। ये बात सुनते ही सोल्जर बॉय का खून खौल उठता है और वो होमलैंडर के साथ निकल पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि सिस्टर सेज ही असली शतरंज की खिलाड़ी है जो सबको आपस में लड़ा रही है। तभी हमें ब्लैक नोयर का वो सच पता चलता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। नोयर डी डीप के पास जाता है और उसकी गर्दन पकड़कर कहता है, मैं इतने दिनों से सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, पर तुमने तो हद कर दी। तुमने होमलैंडर के सामने हीरो बनने के लिए स्टैन एडगर को आगे कर दिया और मुझे रास्ते पर अकेला छोड़ दिया। डीप उसकी बात को मजाक में उड़ा देता है और उसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। दूसरी तरफ जब द बॉयज की टीम फोर्ट हार्मनी हॉस्पिटल के करीब पहुंचती है तो वहां का मंजर देखकर उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वहां चारों तरफ लाशें पड़ी थीं जो पूरी तरह सड़ चुकी थीं और उन पर कीड़े चल रहे थे। तभी फ्रेंची हवा को सूंघता है और परेशानी में बोलता है, हवा में कुछ बहुत अजीब है, मुझे खतरे की बू आ रही है। फिर जैसे ही वो हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचते हैं, उन्हें दिखता है कि वहां के जानवर और इंसान सबकी अंतड़ियां बाहर निकल चुकी हैं, जैसे कोई वायरस उन्हें अंदर से खा रहा हो। दूसरी तरफ स्टारलाइट अपने पिता से हर उस दर्द का हिसाब मांगती है जो उसने बचपन से झेला है। उसके पिता एक पुरानी पेटी खोलते हैं और बोलते हैं, मैंने तुम्हारी हर पुरानी याद और हर खिलौना संभाल कर रखा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कंपाउंड वी के उस झूठ के साथ जी नहीं सकता था, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। स्टारलाइट अपनी आंखों में आंसू लेकर कहती है, शायद अपनों को छोड़कर जाना हमारे खून में ही है, क्योंकि मैं भी उस शख्स को अकेला छोड़ आई हूँ जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर उसके पिता उसे समझाते हैं और कहते हैं, जो गलती मैंने की वो तुम मत दोहराओ, वापस जाओ ह्यूगी के पास। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर हालात बेकाबू हो रहे थे, क्योंकि डी बॉयज की टीम बिना किसी वजह के ही आपस में लड़ने लगती है। अब वो एक दूसरे का खून बहाने पर उतर आए हैं। सिर्फ फ्रेंची ही था जो पूरी तरह होश में था। तभी वो खुद से कहता है, मैंने इतने सालों से इतने सस्ते नशे किए हैं कि अब ये जहरीली हवा भी मुझे असर नहीं कर रही। अब उसे समझ आ जाता है कि हॉस्पिटल की हवा में कोई ऐसी चीज है जो लोगों के दिमाग को पागल कर रही है और उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना रही है। दरअसल ये वही खतरनाक वायरस था जिसने बाहर के जानवरों और अंदर के सोल्जर्स को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। इसके संपर्क में आने वाले इतने आक्रामक हो जाते हैं कि उन्हें सिर्फ खून दिखाई देता है। तभी वहां पर होमलैंडर और सोल्जर बॉय भी आ जाते हैं। फिर एमएम तुरंत वहां एक छोटा सा सेंसर फिट कर देता है और अपने साथी से कहता है, जब ये दोनों अंदर एंटर करेंगे तब हमें तुरंत पता चल जाएगा, इसलिए हमें होशियार रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ जब स्टारलाइट अपने स्टेप ब्रदर से मिलती है तो उसका भाई उसको देखते ही नफरत से भर जाता है और कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ क्योंकि मीडिया में जो कहा जा रहा है वो सच है। तुम एक टेररिस्ट हो, मेरे लिए तो सिर्फ होमलैंडर ही मेरा असली गॉड है। फिर स्टारलाइट उसे शांति से समझाती है कि मैं बुरी नहीं हूँ, तुम्हें बस सच्चाई का नहीं पता। फिर काफी देर बहस करने के बाद वो अपने भाई को थोड़ा बहुत यकीन दिला देती है कि वो गलत नहीं है। दूसरी तरफ सोल्जर बॉय और होमलैंडर जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर कदम रखते हैं, सोल्जर बॉय के दिमाग में पुरानी यादें ताजा होने लगती हैं। फिर वो वहां की दीवारों को देखकर कांप उठता है, क्योंकि इसी जगह पर उसके ऊपर दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। इसी दौरान बेसमेंट में एमएम को एक पुरानी वॉल्ट मिलती है, लेकिन वहां से सारा वर्जन 1 पहले ही गायब हो चुका था। लेकिन वहां रखा कुछ नशे का सामान और सबूत देखकर एमएम को समझ आ जाता है कि ये किसी ऐसे सुपर का काम है जो सोल्जर बॉय की टीम का पुराना साथी था और इतना ताकतवर कि एक मुक्के से वॉल्ट तोड़ दे। फिर एमएम गुस्से में कहता है, अब हमें उस सुपर को ढूंढना होगा, वही हमारा अगला निशाना है। दूसरी तरफ स्टारलाइट के पिता के घर पर पुलिस आ जाती है। तभी उनका एक पुराना दोस्त जो एक शेरिफ है, स्टारलाइट को अरेस्ट करने के लिए आता है। स्टारलाइट के पिता उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, मीडिया वालों ने उसे गलत दिखाया है। फिर काफी मिन्नतों के बाद वो शेरिफ उन्हें 1 घंटे का वक्त देता है और कहता है, अगर 1 घंटे में ये यहाँ से नहीं भागी तो मैं पूरी फोर्स के साथ आकर इसे अरेस्ट कर लूंगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बेसमेंट में वायरस का असर अब द बॉयज पर भी होने लगता है। अब वो सब पागल हो जाते हैं और एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। ह्यूगी तो इतना गुस्से में आ जाता है कि वो एम पर गोली चला देता है। अब किमिको और बटर भी बिल्कुल जंगली हो चुके थे। तभी फ्रेंची ये सब देखकर वहां से भागने लगता है ताकि इस मुसीबत का कोई हल ढूंढ सके। इस समय होमलैंडर और सोल्जर बॉय ऊपर के सेक्शन में घूम रहे थे। तभी जैसे ही होमलैंडर एक सेक्शन के अंदर जाता है, सोल्जर बॉय बाहर से दरवाजा बंद करके उसका नॉब निकाल देता है
फिर होमलैंडर चिल्लाने लगता है, लेकिन सोल्जर बॉय रेडिएशन चेंबर ऑन करके कहता है, अब तुम बुरी तरह फंस गए हो। अब मैं वर्जन 1 ढूंढकर उसे तबाह कर दूंगा ताकि तुम कभी अमर ना हो सको। रेडिएशन की वजह से होमलैंडर की हालत खराब हो जाती है। वो उल्टियां करने लगता है और उसकी पावर्स कमजोर पड़ने लगती हैं। तभी फ्रेंची को एक ऐसी जगह मिलती है जहां एक और मरीज दीवार से चिपका हुआ था। ये वही सुपर था जिस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे और इसी की वजह से पूरे एरिया में वायरस फैला है। फिर फ्रेंची सोल्जर बॉय को वहां लेकर आता है। सोल्जर बॉय उस सुपर को देखकर कहता है, इसने मेरे साथ धोखा किया था, इसकी यही सजा है कि ये यहाँ तड़पता रहे। लेकिन फ्रेंची अपने दोस्तों को बचाने के लिए सोल्जर बॉय को उकसाने लगता है। वो उसे इतना टोंट मारता है कि सोल्जर बॉय गुस्से में एक बड़ा रेडिएशन ब्लास्ट कर देता है और उस सुपर को खत्म कर देता है। उसके मरते ही हॉस्पिटल की हवा साफ हो जाती है और नीचे लड़ रहे ह्यूगी, एमएम और किमिको सब नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बाद स्टारलाइट अपने पिता को अलविदा कहकर वापस ह्यूगी के पास पहुंच जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और सब गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। इतने में होमलैंडर भी किसी तरह से उस चैम्बर से बाहर निकल आता है और सोल्जर बॉय से मिलता है। सोल्जर बॉय उदास होकर बताता है, इस पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी वर्जन 1 नहीं था, हमारी मेहनत बेकार गई। ये बात सुनकर होमलैंडर का दिल टूट जाता है। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं पूरा अमेरिका टीवी स्क्रीन पर देख रहा था कि होमलैंडर को ऑफिशियली न्यू गॉड ऑफ अमेरिका बना दिया गया है। अब लोग उसे नए जीसस की तरह पूज रहे हैं और इसी के साथ एपिसोड 4 भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जैसे ही इसके नेक्स्ट एपिसोड्स आएं आपको पता चल जाए। तो मिलते हैं नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।